दोस्तों 13 अगस्त के दिन एक बेहतरीन सीरीज रिलीज हुई है बटरफ्लाई। जी हाँ दोस्तों, बटरफ्लाई कर ये प्राइम वीडियो की तरफ से एक एक्शन सीरीज है जिसे रिलीज़ किया गया है। और इसके कितने एपिसोड रिलीज़ किए गए, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को करता है स्टार्ट। बटरफ्लाई एक अमेरिकी जासूसी थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियर 13 अगस्त 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ था। 6 एपिसोड की श्रृंखला बूम स्टूडियो ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है जिसे अराश अमेल ने बनाया है, जिसे अमेल और मार्गुराइट बेनेट ने लिखा है और एंटोनियो फुसो और स्टेफानो शिमोन ने चित्रित किया है। इसमें डैनियल डे किम ने डेविड जंग की भूमिका निभाई है, जो दक्षिण कोरिया में रहने वाला एक पूर्व अमेरिकी खुफिया ऑपरेटिव है जिसका अतीत उसके जीवन और परिवार के लिए खतरा बन जाता है। 2 गालना मुख्य डैनियल डे किम डेविड जंग के रूप में, रीना हार्डेस्टी रेबेका डेविड की बेटी, लुई लैंडो ओलिवर बार्न्स पाइपर पेराबो जूनो के रूप में, पुनरावर्ती किम ताएही यूंजू किम के रूप में, योंग शिक चोई के रूप में पार्क हेसु, नयून किम मिन्ही जंग के रूप में, किम जीहून गन के रूप में, चार्ल्स पार्नेल सीनेटर जॉर्ज डावसन के रूप में, सीन डुलेक हॉलिस के रूप में, अतिथि सुंग डोंगिल डूटे किम डेविड जंग के ससुर, ली इलहवा श्रीमती किम डेविड जंग की सास। नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित, मूल रिलीज तिथि 1 पायलट किताओ सकुराई स्टेफ चा और केन वुड्रूफ 13 अगस्त 2025। 2 डेगू किताओ सकुराई स्टेफ चा 13 अगस्त 2025। 3 बुसान जिनमिन किम डायना सोन 13 अगस्त 2025। 4 पोहांग जिनमिन किम डेनिस थे 13 अगस्त 2025। 5 सियोल जैन टर्नर सुंग रनो 13 अगस्त 2025। 6 अन्योंग जैन टर्नर डेव कलस्टीन 13 अगस्त 2025। उत्पादन विकास श्रृंखला का सहनिर्माण और सहलेखन केन वुड्रूफ और स्टेफ चा ने किया है। वुड्रूफ इसके शोरूनर भी है। पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किताओ सकुराई ने किया है। 2 डैनियल डे किम अपनी प्रोडक्शन कंपनी 3 एडी के माध्यम से बटरफ्लाई के मुख्य कलाकार और कार्यकारी निर्माता है, जिसने अमेजन एमजीएम स्टूडियो के साथ एक समझौते के तहत श्रृंखला का विकास किया है। 3 कार्यकारी निर्माताओं में 3 एडी के माध्यम से जॉन चेंग, बूम स्टूडियो के माध्यम से स्टीफन क्रिस्टी और रॉस रिची और द एमेल कंपनी के माध्यम से अराश एमेल भी शामिल है। एडम योएलिन बूम स्टूडियो के सहकार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। 2 डलाई दिसंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि रीना हार्डेस्टी को डैनियल डे किम के साथ कास्ट किया गया था। 4 जनवरी 2024 में पार्क हेसु, किम ताएही और नयून किम आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हो गए। 5 फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि पाइपर पेराबो कलाकारों में शामिल हो गए। 6 मार्च 2024 में लुई लैंडो श्रृंखला में नियमित रूप से शामिल हुए। 7 अप्रैल 2024 में यह घोषणा की गई कि सीन डुल्के, किम जीहून और चार्ल्स पार्नेल आवर्ती पात्रों के रूप में श्रृंखला में शामिल हो गए, जबकि सुंग डोंगिल और ली इलहवा को अतिथि कलाकार के रूप में सेट किया गया। 8-9 मुक्त करना बटरफ्लाई का प्रीमियर हुआ और सभी 6 एपिसोड 13 अगस्त 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होंगे। 2 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 18 समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर 72% अनुमोदन रेटिंग दी है। वेबसाइट की समीक्षकों की राय है, डैनियल डे किम के लिए एक मजबूत माध्यम, बटरफ्लाई अपने पंख तो कम ही फैलाती है लेकिन भरोसेमंद रोमांच और पारिवारिक ड्रामा पेश करती है। 10 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 8 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 61 अंक दिए, जो सामान्य रूप से अनुकूल दर्शाता है।
स्टेव चा, जन्म 1986, एक कोरियाई अमेरिकी उपन्यासकार और कथाकार है जिन्होंने अपनी जासूसी नायिका जुनिपर सॉन्ग पर आधारित अपराध कथा शैली में 3 उपन्यास प्रकाशित किए हैं। फॉलो हर होम 2013, बिवेयर बिवेयर 2014 और डेड सून इनफ 2015। उनकी सबसे हालिया किताब स्वतंत्र अपराध कथा उपन्यास योर हाउस विल पे 2019 ने लॉस एंजल्स टाइम्स बुक प्राइज फॉर मिस्ट्री जीता। उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज बटरफ्लाई का सहनिर्माण और लेखन भी किया। पृष्ठभूमि: चा का जन्म 1986 में वैन लुइस, कैलिफोर्निया में हुआ था। इसके बाद वह अपनी माँ, पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ एनकिनो, कैलिफोर्निया में पली बड़ी। उन्होंने स्टूडियो सिटी के हार्वर्ड वेस्टलेक स्कूल में पढ़ाई की। चा ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने अंग्रेजी और पूर्वी एशियाई अध्ययन का अध्ययन किया और येल लॉ स्कूल से जूरिस डॉक्टर की डिग्री भी पूरी की। 3 काम उपन्यास 2013 में चा ने अपनी पहली जुनिपर सॉन्ग मिस्ट्री फॉलो हर होम 2013 को मिनोटॉर बुक्स के साथ प्रकाशित किया, जो सेंट मार्टिन प्रेस और मैकमिलन पब्लिशर्स की एक छाप है। पुस्तक को लॉस एंजल्स टाइम्स, किर्कस रिव्यू, पब्लिशर्स वीकली, लाइब्रेरी जर्नल कोरियम जर्नल और अन्य प्रकाशनों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। 4 सीक्वल बेवेयर बेवेयर 2014 अगले वर्ष 2014 में मिनोटॉर बुक्स द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। 5 श्रृंखला का तीसरा उपन्यास डेड सून इनफ 2015 में मिनोटॉर बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। 6 अन्य लेखन: चा ने लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए स्वतंत्र पुस्तक समीक्षाएं और भोजन लेखन भी प्रकाशित किया है, एक रेस्तरां स्काउट के रूप में और एले टाइम्स के पुलित्जर पुरस्कार विजेता खाद्य समीक्षक जोनाथन गोल्ड के लिए एक प्रकार का संरक्षक। 7 ट्रॉप मैगजीन के लिए हास्य टुकड़े और लॉस एंजल्स रिव्यू ऑफ बुक्स के विंटर 2013 फिक्शन अंक में ट्रेजर्स इन हेवन नामक एक लघु कहानी। 8-9 लॉस एंजल्स टाइम्स के एक साक्षात्कार के अनुसार चा ने येल्प पर 2400 से अधिक समीक्षाएं भी लिखी है। 10-9 और द रंपस के साथ एक साक्षात्कार के अनुसार उन्होंने लगातार 6 वर्षों से अधिक समय तक एलीट समीक्षक का खिताब अपने नाम किया है। 7 ग्रंथ सूची उपन्यास जुनिपर गीत रहस्य 2013 फॉलो हर होम हार्डकवर प्रथम संस्करण मिनोटॉर बुक्स प्री 1-288 ISBN 978 से 1,25,09,623 2014 सावधान रहें हार्डकवर संस्करण मिनोटॉर बुक्स प्री 1-304 ISBN 978 से 1,25,49,018 2015 डेड सून इनफ हार्डकवर प्रथम संस्करण मिनोटॉर बुक्स प्री 1-292 ISBN 978 से 1,25,65,315 अन्य उपन्यास 2019 आपका घर भुगतान करेगा हार्डकवर प्रथम संस्करण एक को प्री 1-304 ISBN 9780062868855 लघु कथाएं स्वर्ग में खजाने लॉस एंजल्स रिव्यू ऑफ बुक्स शीतकालीन 2013 केन वुड्रफ एक अमेरिकी टेलीविजन लेखक और निर्माता है। वे प्राइम वीडियो के शो बटरफ्लाई के सहनिर्माता और साथ ही NBC के शो द एनिमी विदिन के निर्माता और निर्माता भी है। उन्होंने CBS के शो द मेंटलिस्ट के लिए 6 सीजन लिखे और निर्मित किए हैं और फॉक्स के शो गोथम के निर्माता और लेखक भी रहे हैं, जिसे भी मेंटलिस्ट के निर्माता ब्रूनो हेलर ने ही बनाया था। वुड्रफ NBC के शो ला ब्रेया के कार्यकारी निर्माता भी थे और उन्होंने CBS के शो शार्क के 2 एपिसोड लिखे थे। वुड्रूफ को वर्ष 2003 से फॉक्स के द OC में निर्माता के सहायक के रूप में काम करने का भी अनुभव है। अराश अमेल
फारसी, जन्म 1976, एक वेल्श ईरानी पटकथा लेखक, ग्राफिक उपन्यासकार और निर्माता है। उन्होंने ए प्राइवेट वॉर और द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर जैसी फिल्में लिखी है। उन्होंने 2 ग्राफिक उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की सीरीज बटरफ्लाई 2025 टीवी सीरीज भी शामिल है। प्रारंभिक जीवन। अमेल का जन्म 1976 में वेल्स के एब्रिस्टविथ में हुआ था, लेकिन बचपन में ही ब्रिटेन आकर बसने से पहले उन्होंने कई साल ईरान में बिताए। इसके बाद वे लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया चले गए। एक ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की और स्क्रीन डाइजेस्ट में एक प्रमुख मीडिया विश्लेषक थे। 2. आजीविका। उन्हें 2013 में स्क्रीन इंटरनेशनल के ब्रिटिश स्टार्स ऑफ टुमारो में से एक नामित किया गया था। 3. अभद्र युद्ध मंत्रालय। फरवरी 2021 में गाय रिची ने निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए डेमियन लुइस की किताब पर आधारित अमेल की पटकथा पर आधारित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वारफेयर का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 2022 में हेनरी कैविल और ईजा गोंजालेज को मुख्य भूमिकाओं में लिया गया, जिसका फिल्मांकन 2023 की शुरुआत में शुरू होगा, लेकिन पैरामाउंट अब इसमें शामिल नहीं होगा। 4. उठना। अमेल ने डिज्नी के लिए जियानिस एंटेटोकोउनम्पो बायोपिक राइज 2022 फिल्म लिखी, जो जून 2022 में डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 21 आलोचकों की 95% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.10 है। 5 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 5 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 74 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 6. द लॉस एंजिल्स टाइम्स में गैरी गोल्डस्टीन ने लिखा, जब प्रेरणादायक खेल फिल्मों की बात आती है, तो सच्ची जीवन की कहानी राइज एक स्लैम डंक साबित होती है। 7. न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म को अपने आलोचक की पसंद के रूप में चुना। कैलम मार्श ने कहा, अगस्त 2022 में यह डिज्नी प्लस, हुलू और ESPN प्लस सहित पूरे डिज्नी स्ट्रीमिंग बंडल में लॉन्च होने वाली पहली डिज्नी प्लस ओरिजिनल मूवी बन गई। 9. एक निजी युद्ध। अमेल ने ए प्राइवेट वॉर नामक अमेरिकी जीवनी नाटक लिखा और सहनिर्मित किया, जो युद्ध पत्रकार मैरी कॉल्विन की मृत्यु पर आधारित है और जिसमें रोजामंड पाइक और जेमी डोर्नन ने अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशन मैथ्यू हेनमैन ने किया था। अमेल को इस परियोजना में पहली बार 13 अप्रैल 2013 को शामिल किया गया था, जो मैरी ब्रेनर द्वारा वैनिटी फेयर में 2012 में प्रकाशित लेख मैरी कॉल्विन्स प्राइवेट वॉर का रूपांतरण था। 10, 11, 12 फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 7 सितंबर 2018 को 2018 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। साथ ही 4 अक्टूबर 2018 को मिल वैली फिल्म फेस्टिवल और 14 अक्टूबर 2018 को वुडस्टॉक फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 13, 14, 15 यह फिल्म 2 नवंबर 2018 को सीमित रिलीज में रिलीज हुई थी, 16 नवंबर 2018 को व्यापक विस्तार करने से पहले। 91 समीक्षाओं के आधार पर इसकी अनुमोदन रेटिंग 89% है और रॉटेन टोमाटोज पर औसत स्कोर 7.3 है। आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, ए प्राइवेट वॉर अपने वास्तविक जीवन के विषय को फ्रंट लाइन पर पत्रकारों के लिए आवश्यक बलिदानों के एक गंभीर मूल्यांकन के साथ सम्मानित करता है और रोजामुंड पाइक द्वारा करियर का सर्वश्रेष्ठ काम। 17 मोनाको की कृपा। अमेल ने विवादास्पद प्रिंसेस ग्रेस पीरियड ड्रामा ग्रेस ऑफ मोनाको का लेखन और निर्माण किया, जिसमें निकोल किडमैन, टिम रोथ और फ्रैंक लैंगेला ने अभिनय किया और ओलिवियर देहेन द्वारा निर्देशित किया। स्क्रिप्ट को उस वर्ष लिखी गई सबसे अधिक पसंद की जाने वाली हॉलीवुड पटकथाओं की 2011 की ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया था। 18 फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2014 की शुरुआत की, जहां इसकी भारी आलोचना हुई। 19 हार्वे वाइंस्टीन,
जिनकी कंपनी ग्रेस ऑफ मोनाको के वितरण अधिकारों की मालिक है, फिल्म के कांस प्रीमियर से अनुपस्थित थे। कहा जाता है कि वाइंस्टीन अपनी पत्नी जॉर्जिना चैपमैन के साथ चैरिटी का काम कर रहे थे। 20 वाइंस्टीन ने कहा कि फिल्म के निर्देशक के कट में एक महत्वपूर्ण दृश्य गायब था। 21 जनवरी 2015 में हार्वे वाइंस्टीन ने निर्देशक के साथ अपने विवाद को जन्म देने वाली घटनाओं को स्पष्ट किया, पटकथा की प्रशंसा की और संकेत दिया कि यूएस रिलीज एक राइटर्स कट होगी जो फिल्म को उस पटकथा की भावना के लिए पुनर्स्थापित करेगी जिसके लिए वाइंस्टीन कंपनी ने हस्ताक्षर किए थे, जिसकी तुलना उन्होंने द किंग्स स्पीच से की थी। उन्होंने कहा, लेखक अराश अमेल ने मुझे फोन किया और कहा, मेरी पटकथा का क्या हुआ? यह हॉलीवुड में स्वागत जैसा है। लेखकों के पास कोई कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमने उन्हें लोगों की एक टीम के साथ जोड़ने का फैसला किया और देखा कि वह फिल्म को उस तरह से बहाल करने के लिए क्या कर सकते हैं जैसा उन्होंने इसे लिखते समय देखा था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 22 हालांकि अमेल ने अंतिम कट पर लंबे समय से चल रहे झगड़े में कभी सार्वजनिक रूप से पक्ष नहीं लिया। 2008 वर्तमान, गुप्त मामले और अन्य कार्य। 2008 में पेराबो ने पारिवारिक कॉमेडी फिल्म बेवर्ली हिल्स चिहुआहुआ में जेमी ली कर्टिस के साथ सहअभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने नील लाब्यूटे के नाटक रीजंस टू बी प्रेटी में अपना ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू किया। 27 जैसे ही नाटक का प्रदर्शन समाप्त हो रहा था, उन्होंने यूएसए नेटवर्क टेलीविजन जासूसी नाटक श्रृंखला कोवर्ट अफेयर्स की पटकथा पढ़ी। मैं फिल्म की पटकथा पढ़ रही थी और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जो वास्तव में मुझसे बात कर रहा हो, और मेरे एजेंट ने सुझाव दिया कि मैं कोवर्ट अफेयर्स की पटकथा पढ़ूं। और मैंने टेलीविजन करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो इसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। वह इतना शक्तिशाली चरित्र है, वह बहुत स्मार्ट है, कार्रवाई इतनी तीव्र है। अगले वर्ष पेराबो को सीआईए फील्ड एजेंट एनी वॉकर के रूप में चुना गया, जो कि कोवर्ट अफेयर्स में मुख्य किरदार थी। 31 श्रृंखला में उनके काम के लिए उन्हें 2010 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन श्रृंखला ड्रामा के लिए नामांकन मिला। 32 यह श्रृंखला 2010 से 2014 तक 5 सीजन तक चली। 34 सितंबर 2012 में पेराबो ने टाइम ट्रैवल थ्रिलर फिल्म लूपर में ब्रूस विलिस, जोसेफ गॉर्डन लेविट और एमिली ब्लंट के साथ एक सहायक भूमिका निभाई। दिसंबर 2012 में उन्हें सिटकॉम गो ऑन में एक आवर्ती भूमिका में लिया गया। उनका किरदार सिमोन, मैथ्यू पेरी के किरदार के सहायता समूह की एक पूर्व सदस्य थी, जो वापस लौटकर उसकी प्रेमिका बन गई। मूल रूप से उन्हें 3 एपिसोड में प्रदर्शित होना था, लेकिन इसे बढ़ाकर 4 कर दिया गया। 35 पेराबो ने थ्रिलर इनटू द ग्रिजली मेज में मुख्य भूमिका निभाई थी, जो 2015 में रिलीज हुई थी। 36 उन्होंने एबीसी ड्रामा सीरीज कुख्यात 2016 में जूलिया जॉर्ज के रूप में अभिनय किया। 37 उन्होंने थ्रिलर फिल्म ब्लैक बटरफ्लाई में एंटोनियो बैंडेरस के साथ सहअभिनय किया, जो मई 2017 में रिलीज हुई थी। जून 2018 में यह घोषणा की गई थी कि पेराबो को नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज टर्न अप चार्ली में सारा के रूप में लिया गया था। 38 इसके अलावा 2019 में उन्होंने एक्शन फिल्म एंजेल हैज फॉलन में लिया बेनिंग के रूप में अभिनय किया। पेराबो ने 2020 की डार्क कॉमेडी फिल्म स्पॉन्टेनियस में एंजेला के रूप में सहअभिनय किया। 2021 में पेराबो समर हिगिंस, एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और जॉन सीजन 4 के सहयोगी के रूप में येलोस्टोन के कलाकारों में शामिल हो गए। 40 2025 में उन्होंने स्वतंत्र क्यूबेक फिल्म पीक एवरीथिंग में टीना के रूप में सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन 2013 में पेराबो की निर्देशक और लेखक स्टीफन के से सगाई हुई। उन्होंने 26 जुलाई 2014 को न्यूयॉर्क शहर में शादी कर ली। 41 पेराबो
के की बेटी की सौतेली माँ है। 42 पेराबो अभिनेत्री लीना हेडी की करीबी दोस्त है, जब से उन्होंने 2005 की फिल्मों द केव और इमेजिन मी एंड यू में साथ काम किया था। 43 वह धाराप्रवाह फ्रेंच बोलती है। 21 एलजीबीटी अधिकारों और महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व की वकालत करती है और वोटर लीड के सलाहकार बोर्ड में काम करती है। 44 वह एम्प्लॉयज ओनली की सहस्वामी है, जो वेस्ट विलेज में निषेध थीम वाला बार है, जो 2005 में खुला था, और जैक्स वाइफ्रेडा एक सोहो रेस्तरां है, जो 2012 में खुला था। 45 46 राजनीतिक सक्रियतावाद। पेराबो को ब्रेट कवानुग की सुप्रीम कोर्ट में पुष्टिकरण सुनवाई का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 47 उन्हें नवंबर 2019 में जेन फोंडा के साप्ताहिक जलवायु परिवर्तन विरोध प्रदर्शनों में से एक में भाग लेने के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। 48 पेराबो ने 2020 के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में एलिजाबेथ वॉरेन का समर्थन किया था। 49 और मतदाता पंजीकरण और मतदाता शिक्षा की वकालत करने के लिए नियमित रूप से अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानने के लिए वोटराइडर्स की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 50-51 पेराबो होमटाउन प्रोजेक्ट के सलाहकार बोर्ड के सदस्य है, जो एक गैरलाभकारी संगठन है जो स्थानीय चुनावों में उम्मीदवारों को चुनने में मदद करने के लिए काम करता है। 52 पेराबो ने 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का समर्थन किया। मोनाको के शाही परिवार ने भी अमेल की पटकथा की आलोचना करते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है और कहा गया कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार के मेहल ने एक बयान जारी कर कहा, राजसी परिवार किसी भी तरह से इस फिल्म से जुड़ना नहीं चाहता, जो वास्तविकता को नहीं दर्शाती, और इस बात का खेद है कि इसके इतिहास का विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया है। 26 द गार्जियन में मार्क केरमोड ने लिखा, सबसे बड़ी समस्या अराश अमेल की पटकथा है, जो हमें कर चोरों और जुआरियों का पक्ष लेने के लिए कहती है। मोनाको ने वास्तव में अपने अरबतियों को कराश्रय देने के लिए फ्रांस की नाकाबंदी झेली थी, और यह कल्पना करने के लिए कहती है कि कंपनियों को अपनी राजस्व जिम्मेदारियों से बचने की अनुमति देने में कुछ सुंदर और नेक बात है। संभवतः आगामी डीवीडी का अमेजन पर जोरदार प्रचार किया जाएगा। 27 ओलिवियर देहेन की फिल्म के बारे में केरमोर की समीक्षा को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की फिल्म पत्रिका साइट एंड साउंड में आलोचक ब्रैड स्टीवंस द्वारा फिल्म के लंबे बचाव में सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ओलिवियर देहेन की ग्रेस ऑफ मोनाको बायोपिक को मिली आलोचनात्मक हीनता से पता चलता है कि स्वाद निर्माता अभी भी स्त्री सिनेमा के साथ संघर्ष कर रहे हैं। 28 अमेल को 2015 में ग्रेस ऑफ मोनाको के लिए उत्कृष्ट टेलीविजन मूवी 29 के लिए एमी के लिए नामांकित किया गया था। 30-31 अन्य उल्लेखनीय कार्य। अमेल ने बूम स्टूडियो की कॉमिक बुक सीरीज बटरफ्लाई बनाई। 32 इसे सितंबर 2014 में सकारात्मक समीक्षाओं के साथ लॉन्च किया गया था और बाद में इसे अमेजन द्वारा एक टेलीविजन सीरीज में रूपांतरित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। अमेजन ने मई 2023 में डैनियल डे किम अभिनीत शो को एक सीरीज ऑर्डर दिया, जिसका प्रीमियर 13 अगस्त 2025 को प्राइम वीडियो पर होगा। अमेल इस सीरीज के कार्यकारी निर्माता भी है। 33 रेफ पेट्सकी डेनिस 5 जून 2025 बटरफ्लाई ट्रेलर। डैनियल डे किम भाग रहे हैं और प्राइम वीडियो स्पाई थ्रिलर में उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। समय सीमा 10 अगस्त 2025 को लिया गया। रेफ 34 अमेल ने जैकी चैन जॉन सीना की फिल्म हिडन स्ट्राइक लिखी, जो नेटफ्लिक्स पर 28 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। 35 अमेल उदय चोपड़ा और वाईआरएफ एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी में
क्रिस ग्रीनहाल की महाकाव्य प्रेम कहानी सेड्यूसिंग इंग्रिड बर्गमैन को स्क्रीन के लिए रूपांतरित और निर्मित कर रहे हैं। 36 यह उपन्यास यूके में 2012 में और यूएस में 2014 में प्रकाशित हुआ था। अमेल के रूपांतरण को 2014 की हॉलीवुड ब्लैक लिस्ट में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली पटकथाओं में सूचीबद्ध किया गया था। 37 फिल्म का निर्देशन जेम्स मैंगोल्ड करेंगे। 38 14 अगस्त 2013 को यूनिवर्सल पिक्चर्स ने विन डीजल अभिनीत एक नई एक्शन फ्रेंचाइजी की शुरुआत के रूप में अमेल की विज्ञान कथा पटकथा सोल्जर्स ऑफ द सन के अधिग्रहण की घोषणा की। 39 इस परियोजना का निर्माण लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, विन डीजल और सामंथा विंसेंट द्वारा किया जाएगा। उनका पहला क्रेडिट आरोन एकहार्ट थ्रिलर इरेज्ड था, जिसे ज्यादातर खराब समीक्षाओं के साथ खोला गया था। 40 अमेल ने वार्नर ब्रदर्स के लिए आई एम लीजेंड का सीक्वल भी लिखा। 41 अकीवा गोल्डस्मैन ने 2014 में घोषणा की कि सीक्वल को रद्द कर दिया गया था और स्टूडियो फ्रेंचाइजी को रिबूट कर रहा है। पाइपर लिसा पेराबो 1/PR/BO/पेरबो, जन्म 31 अक्टूबर 1976, 2 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म कोयोट अगली 2000 सफलता के बाद 3 उन्होंने चीपर बाय द डजन 2003, इसके सीक्वल चीपर बाय द डजन 2 2005, द प्रेस्टीज 2006, एंजेल हैज फॉलन 2019 में अभिनय किया और यूएसए नेटवर्क की जासूसी ड्रामा सीरीज कोवर्ट अफेयर सीआई एजेंट एनी वॉकर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 4 प्रारंभिक जीवन डलास, टेक्सास में जन्मी और टॉम्स रिवर, न्यू जर्सी में पलीब्री पेराबो, मैरी चार्लोट उर्फ उलैंड, एक फिजियोथेरेपिस्ट, और जॉर्ज विलियम पेराबो ओशन काउंटी कॉलेज में कविता के लेक्चरर की संतान है। 5-6 वह अंग्रेजी, जर्मन और आयरिश, पिता और नॉर्वेजियन, माँ वंश की है। उनके उपनाम को कभी कभी गलती से पुर्तगाली बताया जाता है। 7 पेराबो के माता पिता ने उनका नाम अभिनेत्री पाइपर लॉरी के नाम पर रखा था। 6 वह 2 भाइयों, नूह और एडम, की 3 संतानों में सबसे बड़ी है। उन्होंने 1994 में टॉम्स रिवर हाई स्कूल नॉर्थ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 और 1998 में ओहियो विश्वविद्यालय के ऑनर्स ट्यूटोरियल कॉलेज से थिएटर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 1996 में उन्होंने ट्रिनिटी ला मामा परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम में भाग लिया। 10 उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में लैटिन, भौतिकी और कविता का भी अध्ययन किया। 11 12 13 पेराबो को पहली बार कॉलेज से स्नातक होने से 1 साल पहले देखा गया था। वह न्यूयॉर्क शहर में अपने तत्कालीन प्रेमी से मिलने गई थीं और उसके साथ एक ऑडिशन में गईं। कास्टिंग डायरेक्टर डेनिस फिट्जगेराल्ड ने उन्हें देखा और उन्हें एक भूमिका के लिए गायन का प्रस्ताव दिया। उन्हें कास्ट नहीं किया गया था, लेकिन जब फिट्जगेराल्ड को पता चला कि उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उन्होंने पेराबो की ओर से फोन करके उनके लिए एक एजेंट ढूंढा। 14-15 आजीविका 1997 से 2007 शुरुआत और सफलता। स्नातक होने के बाद पेराबो न्यूयॉर्क चली गई, जहां उन्होंने वेट्रेस के रूप में काम किया। 16-17 उन्होंने ला मामा एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब में अभिनय का भी अध्ययन किया और विभिन्न नाटकों में भूमिकाएं निभाईं। 14 शहर में जाने के ठीक 1 महीने बाद उन्हें अपनी पहली फीचर फिल्म मार्क लेविन की कॉमेडी व्हाइट बॉयज में कास्ट किया गया। 17 2000 में उन्हें रोमांटिक म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म कोयोट अगली में वायलेट, जर्सी सैनफोर्ड के रूप में कास्ट किया गया, जिसके लिए उन्होंने वन वे और अदर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत क्षण के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड जीता। 18-19 फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $113 मिलियन से अधिक की कमाई की। 3 वह एफबीआई एजेंट करेन सिंपैथी के रूप में द एडवेंचर्स ऑफ रॉकी एंड बुलविंकल में भी दिखाई दीं।
कोयोट अगली की सफलता के बाद पेराबो ने स्वतंत्र फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 21/2001 में उन्होंने लॉस्ट एंड डिलीरियस नामक एक स्वतंत्र कनाडाई नाटक में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल की छात्रा की भूमिका निभाई, जिसे एक महिला सहपाठी, जेसिका पारे द्वारा अभिनीत से प्यार हो जाता है। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन पेराबो, पारे और सहकलाकार मिशा बार्टन के अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। 22 पेराबो के प्रदर्शन को विशेष रूप से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। शिकागो ट्रिब्यून के लॉरेन किंग ने इसे उनका ब्रेकआउट प्रदर्शन कहा। 23 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने उन्हें चमकदार क्रूरता की अभिनेत्री और उनके प्रदर्शन को भावनाओं का गीजर कहा। 24 सैक्रामेंटो न्यूज़ एंड रिव्यू के जिम लेन ने कहा कि पेराबो एक रहस्योद्घाटन है, जंगली और उग्र। यह एक सफल प्रदर्शन है जो अपने उत्साह में आश्चर्यजनक है। 25 और रोजर एबर्ट ने उसकी ईमानदारी और अद्भुत त्याग और दृढ़ विश्वास के लिए उसके प्रदर्शन की प्रशंसा की। 26 अगले वर्ष उन्होंने स्वतंत्र कॉमेडी स्लैप हर शीज फ्रेंच में एक फ्रांसीसी एक्सचेंज छात्रा की भूमिका निभाई, जिसे उत्तरी अमेरिका में 2 साल के लिए रोक दिया गया था। फिर नए शीर्षक शी गेट्स व्हाट शी वांट्स के तहत रिलीज किया गया। यह फिल्म यूरोप में अपने मूल शीर्षक के साथ रिलीज हुई थी। उन्होंने चीपर बाय द डजन 2003 में सबसे बड़ी बेकर संतान नोरा की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे उन्होंने फिल्म के 2005 के सीक्वल में दोहराया। उनकी अन्य फिल्मों में द आई इनसाइड 2003, परफेक्ट ऑपोजिट्स 2004, जॉर्ज एंड द ड्रैगन 2004, द केव 2005, इमेजिन मी एंड यू 2005, एडिसन 2005 और द प्रेस्टीज 2006 शामिल है। किताओ सकुराई, जन्म 1983, एक जापानी अमेरिकी अभिनेता, लेखक, निर्माता और फिल्म एवं टेलीविजन निर्देशक है। उन्हें 2021 की नेटफ्लिक्स फिल्म बैड ट्रिप के निर्देशन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। किताओ सकुराई एक का जन्म जापान 2 में 1983 में हुआ था। 3, 4 और उनका पालनपोषण क्लीवलैंड, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। 2 आजीविका। सकुराई एक अभिनेता, लेखक, निर्माता और फिल्म और टेलीविजन के निर्देशक है। 5, 6, 7, 8 उन्होंने आर्डवार्क 2010 के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की, जिसे उनके गृहनगर क्लीवलैंड में शूट किया गया था। 9 उन्होंने अमेरिकी हास्य अभिनेता फिल बर्गर्स, डॉ. ब्राउन द्वारा सहलिखित और अभिनीत लघु फिल्म द पैसेज का निर्देशन किया। इसका प्रीमियर 2018 में सनडांस में हुआ और इसने एले फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघुकथा, एस्पेन शॉर्ट्स फेस्ट में सर्वश्रेष्ठ हास्य और नेशविले फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। 10, 11 उन्होंने 2021 की नेटफ्लिक्स फिल्म बैड ट्रिप का भी निर्देशन किया। 12, 13, 14, 15 वह द एरिक आंद्रे शो में अपने काम के लिए भी जाने जाते हैं। 16, 17 उनका अगला प्रोजेक्ट जो वे करेंगे वह स्ट्रीट फाइटर का लाइव एक्शन रूपांतरण है। 18, 19 उत्पादन कंपनी। सकुराई ने एंड्रयू बार्चिलोन के साथ मिलकर न्यूयॉर्क स्थित प्रोडक्शन कंपनी नेकेड फेसेस की सह-स्थापना की। 20 फिल्मोग्राफी। निर्देशक के रूप में आर्डवार्क 2010, द पैसेज लघु फिल्म 2018, बैड ट्रिप 2021, ट्विस्टेड मेटल 2023, तितली 2025, स्ट्रीट फाइटर 2026। अभिनेता के रूप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट 3, नो टर्निंग बैक 1995, जस्टिन बेनिंग के रूप में द बेस्ट बैड थिंग 1997, जेनी हाटा के रूप में डोगमा 1999, स्टाइजियन ट्रिपलेट के रूप में एडवार्क 2010, डेरियस चोपा के रूप में ट्रीटमेंट
2011 टेनिस प्रशिक्षक के रूप में, वी आर द हार्टमैन्स 2011 संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में, स्टीफन क्रिस्टी जन्म 1985 एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता, मनोरंजन कार्यकारी और पूर्व ग्राफिक उपन्यास संपादक है। वह ग्राफिक उपन्यास प्रकाशक बूम स्टूडियोज में विकास के अध्यक्ष है, जहां वह डिज्नी बटा 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज और नेटफ्लिक्स के साथ बूम के पहले लुक सौदों की देखरेख करते हैं। वह पहले आर्किया एंटरटेनमेंट में प्रधान संपादक थे, जहां उन्होंने जिम हेंसन की टेल ऑफ सैंड और रिटर्न ऑफ द डैपर मैन के संपादक के रूप में 2 आइजन पुरस्कार जीते थे। 2 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। क्रिस्टी का जन्म और पालन पोषण शिकागो, इलिनोइस में हुआ था। 2 उन्होंने शिकागो के लैटिन स्कूल, 3 और फिर बोस्टन, मैसाचुसेट्स के एमरसन कॉलेज से 2007 में फिल्म और टेलीविजन निर्माण में डिग्री के साथ स्नातक किया। एमरसन में रहते हुए उन्होंने साहित्यिक संकलन थ्रेड की सह-स्थापना की, जो पटकथाएं, नाटक और बेकार कॉमिक बुक स्क्रिप्ट प्रकाशित करता है। एमरसन चैनल के लिए मूल सामग्री का निर्माण किया और न्यूयॉर्क शहर में मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स में इंटर्नशिप की। 4 आजीविका। आर्किया एंटरटेनमेंट। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद क्रिस्टी ने कुछ समय के लिए रियलिटी टेलीविजन में काम किया और फिर डेविल्स ड्यू पब्लिशिंग में शिकागो स्थित छोटे प्रेस प्रकाशक के लिए लॉस एंजल्स कार्यालय खोला। 4 इसके बाद वे आर्किया एंटरटेनमेंट में चले गए, जहां उन्होंने लगभग 1 साल तक विकास निदेशक के रूप में काम किया। अप्रैल 2010 में आर्किया एंटरटेनमेंट के प्रधान संपादक नामित होने से पहले, जब वे 24 साल के थे। 1 क्रिस्टी ने कंपनी के लिए फिल्म और टेलीविजन विकास को भी संभाला। 4 ग्राफिक उपन्यासों के फिल्म अधिकारों की बिक्री की देखरेख की, जिनमें से 2 फॉक्स और वार्नर ब्रदर्स को दिए गए। 5, 6, 7, 8 क्रिस्टी ने 2013 तक आर्किया में प्रधान संपादक के रूप में काम किया, जिसमें ट्यूमर सहित उल्लेखनीय सफलताएं शामिल है, जो Amazon.com के साथ सहयोग है, जो हार्डकवर प्रकाशन से पहले किंडल पर क्रमिक रूप से जारी किया गया था और किंडल के लिए विशेष रूप से बनाया गया पहला ग्राफिक उपन्यास था। 9 शोटारो इशिनोमोरी के क्लासिक मंगा साइबोर्ग 009 का अमेरिकी अंग्रेजी भाषा में पुनः लॉन्च। 10, 11 और जिम हेंसन की ए टेल ऑफ सैंड का प्रकाशन, जो कि रेमन पेरेज द्वारा एक ग्राफिक उपन्यास रूपांतरण है, जो जिम हेंसन की एक अप्रकाशित पटकथा पर आधारित है। 12, 13 जिम हेंसन कंपनी के साथ एक प्रकाशन साझेदारी में, जिसे क्रिस्टी ने 2009 में बातचीत करने में मदद की, आर्किया ने हेंसन की संपत्तियों पर आधारित कई ग्राफिक उपन्यास प्रकाशित किए। 1, 12, 14, 15, 16 क्रिस्टी के कार्यकाल के दौरान आर्किया ने 5 आइजनर पुरस्कार जीते। 17, 2011 में माउस गार्ड लीजेंड्स ऑफ द गार्ड ने सर्वश्रेष्ठ एंथोलॉजी के लिए जीता। 18, जबकि रिटर्न ऑफ द डैपर मैन ने सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक एल्बम नया के लिए जीता। 19, 2012 में टेल ऑफ सैंड ने सर्वश्रेष्ठ ग्राफिक एल्बम नया, सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन डिजाइन और सर्वश्रेष्ठ पेंसिलर इंकर के लिए 3 आइजनर पुरस्कार जीते। 20, 21 ग्राफिक उपन्यास ने 2 हार्वे पुरस्कार और 1 जो शस्टर पुरस्कार भी जीता। 4 बूम स्टूडियो और फिल्म टीवी निर्माण। जून 2013 में कॉमिक बुक और ग्राफिक उपन्यास प्रकाशक बूम स्टूडियो ने आर्किया एंटरटेनमेंट का अधिग्रहण किया। 22 मार्वल और डीसी के बाहर कॉमिक बुक आईपी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई। 23 आर्किया के अधिग्रहण के बाद क्रिस्टी को बूम स्टूडियो के विकास का अध्यक्ष नामित किया गया, जो कंपनी के 4 ब्रांडों बूम, आर्किया, का बूम और बूम बॉक्स में विकास में सभी फिल्म, टेलीविजन, वेब और एनिमेशन परियोजनाओं की देखरेख करते हैं। 17 अक्टूबर 2013 में बूम स्टूडियो ने सभी बूम छापों के लिए 20वीं शताब्दी फॉक्स स्टूडियो के साथ एक फर्स्ट लुक फीचर फिल्म डील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्रिस्टी परियोजनाओं पर एक निर्माता के रूप में काम कर रही थीं।
24 सितंबर 2014 में बूम ने 20वीं शताब्दी फॉक्स टीवी के साथ एक अलग प्रसारण और केबल फर्स्ट लुक टेलीविजन डील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्रिस्टी स्टूडियो के साथ विकसित किसी भी परियोजना पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम कर रही थी। 25-26 2017 में 20वीं शताब्दी फॉक्स ने बूम स्टूडियो में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हिस्सेदारी हासिल कर ली। 27 वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा 20वीं शताब्दी फॉक्स परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के हिस्से के रूप में हिस्सेदारी को अवशोषित किया गया था। क्रिस्टी मैट रीव्स के साथ मिलकर ग्राफिक उपन्यासों पर आधारित $170 मिलियन की CGI मोशन कैप्चर फंतासी फिल्म माउस गार्ड का निर्माण करने वाले थे। इस फिल्म को 20th सेंचुरी फॉक्स ने हरी झंडी दे दी थी और इसका निर्देशन वेस बॉल करने वाले थे और इसमें इद्रीस एल्बा, एंडी सर्किस और थॉमस ब्रॉडी संगस्टर मुख्य भूमिका में थे। फॉक्स द्वारा $25 मिलियन से अधिक खर्च किए जाने के बाद एक महीने पहले फॉक्स के डिज्नी के साथ विलय के परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 में इसके निर्धारित समय से 2 हफ्ते पहले डिज्नी द्वारा उत्पादन रोक दिया गया था। 30, 31, 32 इसी अवधि के दौरान फॉक्स की कई अन्य फिल्में रद्द कर दी गईं। 33 क्रिस्टी ने जस्ट बियॉन्ड का कार्यकारी निर्माण किया, जो एक हॉरर कॉमेडी एंथोलॉजी श्रृंखला है जो 2021 में डिज्नी प्लस पर प्रसारित हुई थी। इसे सेठ ग्राहम स्मिथ ने बनाया था और यह R.L. स्टाइन के बूम स्टूडियो ग्राफिक उपन्यास पर आधारित है। 34 क्रिस्टी हेक्सवेट का कार्यकारी निर्माण कर रही है, जो निक्लोडियन के लिए एक आगामी एनिमेटेड श्रृंखला है। 35 और बटरफ्लाई अमेजन स्टूडियो के लिए एक आगामी जासूसी थ्रिलर श्रृंखला है, जिसमें डैनियल डे किम अभिनीत और कार्यकारी निर्माता है। 36 2021 में बूम स्टूडियो ने कॉमिक BRJDR लॉन्च किया, जिसे कीनू रीव्स ने बनाया और सह लिखा। क्रिस्टी ने निर्माता के तौर पर 40 से अधिक फिल्म और टेलीविजन प्रोजेक्ट बेचे हैं, जिनमें डेविड एफ सैंडबर्ग के निर्माण के साथ नेटफ्लिक्स को द अनसाउंड, 23 जेड के निर्माण, जेम्स सैमुअल के निर्देशन और केम पॉवर्स के रूपांतरण के साथ नेटफ्लिक्स को इरेडीमेबल, 39-40 रशीदा जोन्स के लेखन और निर्देशन और केरी वाशिंगटन के निर्माण के साथ 20वीं सेंचुरी स्टूडियो को गोल्डी वेंस, 41 HBO मैक्स को मिसफिट सिटी, हन्ना हैफी और कैटलिन स्मिथ के निर्माण और कार्यकारी निर्माण के साथ 42 और बारन बो ओडार और जनचे फ्राइज द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स को समथिंग इज किलिंग द चिल्ड्रन शामिल है। 43 अप्रैल 2020 में डायना मिया सोन एक अमेरिकी नाटककार, एक टेलीविजन निर्माता और लेखिका है। 2 उन्हें अमेरिकन क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इंटेंट, साउथलैंड और ब्लू ब्लर्स में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने ब्रायन यॉर्की के साथ मिलकर 13 रीजन भाई की शोरनर के रूप में भी काम किया है। प्रारंभिक जीवन सोन का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था और उनका पालनपोषण डोवर, डेलावेयर में हुआ। 3 जिसे सोन ने बहुत कम एशियाई अमेरिकियों वाला एक बहुत छोटा शहर बताया है। 4 सोन का एक बड़ा भाई ग्रांट सोन है। 5 सोन के पिता योंग सुप सोन और मां सून चुम रूबी सोन दोनों कोरिया से थे। 5-6 सोन की मां 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थीं। 5 कोरिया में उनकी 6 बहनें थीं। 4 सोन के माता पिता फिलाडेल्फिया में मिले, जहां उनके पिता कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अब विज्ञान विश्वविद्यालय, में छात्र थे और उनकी मां लैंकेनॉ मेडिकल सेंटर में एक सचेंज नर्स थीं। 6 वे 1967 में डोवर चले गए, जहां उन्होंने मिलफोर्ड, डेलावेयर में मिलफोर्ड शॉपिंग सेंटर में टाउन ड्रग स्टोर का स्वामित्व और संचालन किया। 5 सोन दवा की दुकान में काम करते हुए बड़े हुए। 2 सोन ने 1983 में हाई स्कूल की सीनियर क्लास की यात्रा के दौरान जोसेफ पप पब्लिक थिएटर और न्यूयॉर्क शेक्सपियर फेस्टिवल में जोसेफ पप के हेमलेट के निर्माण को नाटककार बनने की प्रेरणा के लिए श्रेय दिया। 6-7 डायने वेनोरा ने हेमलेट की मुख्य भूमिका में अभिनय किया। 7 हेमलेट पहला नाटक था
जिसे उन्होंने देखा था, और यह थिएटर की उनकी पहली यात्रा थी। 8. सोन ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाट्य साहित्य का अध्ययन किया। कॉलेज में सीनियर होने के दौरान उन्होंने ला मामा एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब, जो एक ऑफ ब्रॉडवे थिएटर और सांस्कृतिक संस्थान है, में इंटर्नशिप की। 4. थिएटर। सोन के पहले नाटक का नाम व्रेक द ऑन ब्रेक था और यह 1987 में प्रकाशित हुआ था। 9. 8 से 10 वर्षों तक उन्होंने मैनहट्टन के डाउनटाउन क्षेत्र में लघु नाटक लिखे और उनका निर्माण किया। 4. उनके नाटक बॉय का प्रीमियर 1996 में ला जोला प्लेहाउस में हुआ और इसका निर्देशन माइकल ग्रीफ ने किया था। बॉय की कहानी सोन की मां के परिवार द्वारा एक पुरुष चचेरे भाई को गोद लेने पर आधारित है। 4. यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक युवा लड़की के माता पिता उसे एक बेटे की तरह पालने का फैसला करते हैं। 4. 1998 में उनके नाटक फिशेस का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर के न्यू जॉर्जेस में हुआ। सोन ने लघु नाटक रॉ कॉज आई एम अ वुमन, उनका पहला पूर्ण लंबाई वाला नाटक स्टॉप किस 1998 में शुरू हुआ। 4. इसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 10. 11. नाटक का निर्माण 1998 में न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे पर किया गया था। इसे 3 बार बढ़ाया गया था। 12. नाटक के शुरुआती दौर में जेसिका हेच, शाउल स्टीन, सैंड्रा ओह, सॉन्ड्रा मैकक्लेन, केविन कैरोल और रिक होम्स शामिल थे। सोन की मुलाकात ओह से हुई थी, जिन्होंने सोन के हर नाटक के पाठ में भाग लिया है जब से वे मिले थे। 1995 में लॉस एंजिल्स में न्यू वर्क्स फेस्टिवल में शामिल होने के दौरान। 13. नाटक में 2 महिलाओं को दिखाया गया है जो सड़क पर चुंबन करती है और एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो जाती है। 4 विषयों में समलैंगिक मारपीट और पहचान शामिल है। स्टॉप किस के पहले रात के प्रदर्शन के बाद सोन को एहसास हुआ कि अब उसे कॉपी एडिटिंग, प्रूफरीडिंग, वेट्रेसिंग और टेम्पिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो नौकरियां उसने नाटक के आने से पहले खुद का खर्च उठाने के लिए की थीं। 4. तब से इसे सैकड़ों थिएटरों द्वारा निर्मित किया गया है। 7. 2014 में स्टॉप किस का निर्माण पासाडेना प्लेहाउस में किया गया था, जहां इसने लॉस एंजिल्स टाइम्स की 2014 की सर्वश्रेष्ठ सूची में जगह बनाई। 14. 2006 में सोन ने सैटेलाइट्स नामक नाटक लिखा, जिसमें सैंड्रा ओह ने अभिनय किया था और जिसका निर्देशन माइकल ग्रीफ ने द पब्लिक थिएटर में किया था। 15, 16, 17, 13. टेलीविजन। सन 2000 से टेलीविजन में काम कर रही है। उन्होंने द वेस्ट विंग के लिए एक स्टोरी एडिटर के रूप में शुरुआत की थी। 18. उसी दौरान वह टेपर में रेजिडेंट प्लेराइटर भी थीं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इंटेंट, साउथलैंड और ब्लू ब्लर्स में भी काम किया है। 19. हाल ही का काम। मार्च 2015 में सोन ने एबीसी सीरीज अमेरिकन क्राइम पर काम शुरू किया। 20. 2015 टीसीए में एनबीसी ने लव इज ए फॉर लेटर वर्ड के लिए पायलट का आदेश दिया। 21. इसका निर्माण 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन और रेड एरो की यूएस स्क्रिप्टेड शाखा फैब्रिक एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाएगा। 22. सोन मिकेल बॉन्डेसन और क्रिस्टन कैंपो के साथ लेखन और कार्यकारी निर्माण करेंगे। 23. व्यक्तिगत जीवन। सोन ने येल विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नाटक लेखन पढ़ाया है। 9. 2015 तक सोन ड्रामाटिस्ट्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के फेलो प्रोग्राम के प्लेराइटिंग प्रोग्राम चेयर है, जो नाटककारों और संगीत थिएटर लेखकों के लिए एक मेंटरशिप और सपोर्ट प्रोग्राम है। 24. वह ड्रामाटिस्ट्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, वीमेन इन थिएटर और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ईस्ट की सदस्य है। सोन न्यू ड्रामाटिस्ट्स की पूर्व छात्रा है। 9. सोन ने अपना अधिकांश काम नाटक और टेलीविजन ग्रीनविच विलेज के गैरलाभकारी शहरी लेखक कॉलोनी द राइटर्स रूम में लिखा है। 25. बेटा ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहता है। सोन ने कहा है कि उनके माता पिता उनके लेखन करियर के लिए बहुत सहायक है। रॉस रिची,
जन्म 22 मई 1970, एक अमेरिकी कॉमिक बुक प्रकाशक और बूम स्टूडियोज के संस्थापक, फिल्म निर्माता, टेलीविजन निर्माता, एक और कॉमिक बुक निर्माता है। रिची 2012 के हार्वे अवार्ड्स 2 में मुख्य वक्ता और स्पिरिट ऑफ कॉमिक्स रिटेलर आइजन अवार्ड के जज थे। 3 न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिची, 4 और उनकी कंपनी बूम स्टूडियोज का 2 बार विवरण दिया। 5 प्रारंभिक जीवन। रिची का जन्म टेक्सास के सैन एंटोनियो में हुआ था और वह अलामो हाइट्स हाई स्कूल 6, 7 और ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय से स्नातक है। 8 स्नातक होने के बाद रिची लॉस एंजल्स चले गए और मालिबू कॉमिक्स के मार्केटिंग विभाग में नौकरी पाली, जहां उन्होंने 1993 से 1995 तक काम किया। 9 मालिबू में रहते हुए रिची की मुलाकात एंड्रयू कॉस्बी से हुई, जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर बन गए। 10 मालिबू छोड़ने के बाद रिची ने परामर्श और स्क्रिप्ट रीडिंग में काम किया। 11 2003 में उन्होंने इमेज कॉमिक्स के लिए कीथ गिफेन के साथ एक कॉमिक बुक लिखी, जिसके कारण उन्होंने डेव इलियट और गैरी लीच को 2004 में एटोमेका प्रेस को फिर से लॉन्च करने में मदद की। सीईओ रिची ने 2 गन्स 13, 14, 15, 16 और द एम्प्टी मैन जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 2021 में उन्होंने सीईओ से बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिकाएं बदल लीं। 17 बूम स्टूडियोज की फिल्मों की सूची जिनका निर्माण रिची कर रहे हैं। लंबरजेन्स 18, जेम्स वान का मैलिग्नेंट मैन 19, ग्रांट मॉरिसन का क्लॉस 20, कीथ गिफेन का टैग 21। बूम स्टूडियोज के रिची द्वारा निर्मित टीवी शो की सूची। अराश अमेल की तितली 22, नेट कॉस्बी का काउबॉय 23, जस्टिन जॉर्डन का डीप स्टेट, गैरी फिलिप्स श्रृंखला द रिंस 24, कुछ तो बच्चों को मार रहा है तितली 25। बूम स्टूडियोज शैलीकृत बूम स्टूडियोज एक अमेरिकी कॉमिक बुक और ग्राफिक उपन्यास प्रकाशक है। इसका मुख्यालय लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सितंबर 2024 तक यह कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस की एक सहायक कंपनी है। 1 सत्यापन विफल। इतिहास -2000 रॉस रिची और एंड्रयू कॉस्बी 2004 में डेव इलियट और गैरी लीच के साथ हॉलीवुड में 1980 के दशक के कॉमिक बुक पब्लिशिंग हाउस एटोमेका प्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे थे। 14 एटोमेका के साथ काम करते हुए रिची ने कीथ गिफेन और जेम डेमेटिस के साथ उनकी सीरीज हीरो स्क्वेयर्ड को प्रकाशित करने के लिए एक डील की, जिसमें हीरो स्क्वेयर्ड एक 17 साइज्ड स्पेशल वन शॉट शामिल था। 15 उन्होंने 2005 में एक साथ बूम की स्थापना की। 16 वे निर्माता के रूप में कॉमिक बुक प्रोजेक्ट्स को विकल्प देने में मदद कर रहे थे और स्टूडियो के साथ उन्हें फिल्मों में विकसित करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वे इस बात से निराश हो गए कि उन्हें लगा कि ज्यादातर मुख्यधारा की कॉमिक्स कंपनियों का ध्यान चड्डी और टोपी पर है। 17 जब गिफेन को लॉस एंजल्स कॉमिक बुक और साइंस फिक्शन कन्वेंशन में एक अतिथि के रूप में दिखाया गया था। 18 तो उन्होंने रिची को अपना खुद का संगठन बूम शुरू करने के लिए राजी किया। 19-20 बूम का पहला प्रकाशन जोम्बी टेल्स एक था, जो एक डरावनी जोम्बी एंथोलॉजी थी, जिसे बूम और एटोमिका प्रेस लोगों के तहत 29 जून 2005 को जारी किया गया था। 21-22 पहला संस्करण एटोमिका द्वारा प्रकाशित किया गया था, लेकिन रिची द्वारा बूम स्टूडियो शुरू करने के लिए कंपनी छोड़ने के बाद इसे जारी किया गया था। गिफेन और डीमेटिस ने अपनी हीरो स्क्वेयर्ड सीरीज को एटोमिका से बूम में आयात किया और हीरो स्क्वेयर्ड बूम लोगों के तहत पूरी तरह से बिकने वाली पहली बूम कॉमिक बुक बन गई। 2-23 शिपिंग 27 जुलाई 2005। 24 अपने इतिहास में इस समय के दौरान बूम
ने उद्योग के दिग्गजों द्वारा बनाई गई मूल श्रृंखला की एक सरणी को प्रकाशित करने पर ध्यान केंद्रित किया। गिफेन ने हीरो स्क्वेयर्ड, प्लेनेटरी ब्रिगेड, 10, जेरेमिया हार्म और जोम्बी टेल्स और कथुलू टेल्स जैसे टेल्स शीर्षकों पर काम किया। 25, डेमेटिस ने हीरो स्क्वेयर्ड और प्लेनेटरी ब्रिगेड पर गिफेन के साथ सहयोग किया और इमेज कॉमिक्स से माइक प्लूग के साथ अपनी खुद की श्रृंखला द स्टारडस्ट किड लाई। 26, माइक मिग्नोला और ट्रॉय निक्सी की ओनी प्रेस श्रृंखला जेनी फिन बूम में स्थानांतरित हो गई और आखिरकार इसकी कहानी पूरी हो गई। 27, आइजनर पुरस्कार विजेता डेव जॉनसन ने जोम्बी टेल्स और कथुलू टेल्स के लिए कवर बनाए। 2006 में बूम गेम्स वर्कशॉप श्रृंखला वॉरहैमर 40,000 डेमनेशन क्रूसेड की शुरुआत के साथ पहली बार लाइसेंसिंग में आया, जो इसी नाम के लोकप्रिय लघु खेल पर आधारित था। 28, 2007 में बूम ने स्टीवन ग्रांट की अपराध एक्शन कॉमिक 2 गन्स प्रकाशित की, जिसे कॉस्बी और रिची ने 2013 में यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए सहनिर्मित किया। 29, 2007 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बूम ने अपनी पहली छाप शुरू करने की योजना की घोषणा की, बच्चों के लिए कॉमिक्स की एक नई लाइन जिसे मूल रूप से जूम नाम से घोषित किया गया था। 30, लेकिन जब 2009 में छाप शुरू हुई तो छाप ने बूम किड्स के रूप में शुरुआत की। 31, बूम ने पिक्सर के साथ उनके गुणों के आधार पर कॉमिक पुस्तकें बनाने और न्यूज स्टैंड वितरण को सुरक्षित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 32, 33 पहले में रोजर लैंग्रिज द्वारा द मपेट शो और मार्क वेर और कलाकार मार्सियो ताकारा द्वारा द इनक्रेडिबल्स फैमिली मैटर्स शामिल थे। फरवरी 2011 में बूम ने बूम किड्स को काबूम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया। 34, छाप को केवल बच्चों के बजाय सभी उम्र के लोगों के लिए आकर्षक बनाने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। 35, इसके अलावा 2007 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान बूम ने मार्क वेड को प्रधान संपादक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। 36, यह भूमिका अंततः अगस्त 2010 में मुख्य रचनात्मक अधिकारी के रूप में विकसित हुई और उसी वर्ष दिसंबर में फ्रीलांस काम पर उनकी वापसी हुई। 37, इन नेतृत्वकारी भूमिकाओं में रहते हुए वेड ने कई सफल शीर्षक भी बनाए, जिनमें 2009 में इरेडीमेबल भी शामिल है, जो उस समय बूम की सबसे लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला बन गई, जो 37 मुद्दों तक चली, और एक सहयोगी पुस्तक इनकॉरप्टिबल भी शामिल है। निशान बूम 4 मुख्य छापों से बना है। कोर बूम ब्रांड, सभी उम्र पर केंद्रित का बूम, आर्किया और बूम बॉक्स। 49, बूम स्टूडियो बूम स्टूडियोज छाप एक्शन उन्मुख किराया प्रकाशित करती है, जो किशोरों या बड़े पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है। 50, मूल बूम बैनर के तहत मूल या विज्ञान कथा से लेकर जेम्स टाइनियन 4 और माइकल डायलिनास की द वुड्स, 51 से लेकर थ्रिलर डेमेन जैसी हॉरर एक्शन तक की कई तरह की शैलियों का पता लगाते हैं, जिसने श्रृंखला कलाकार ब्रायन स्टिलफ्रीज के लिए बेस्ट इंकर और बेस्ट कवर आर्टिस्ट हार्वे अवार्ड्स के लिए नामांकन 52 हासिल किया और यूनिवर्सल पिक्चर्स को एक फिल्म के रूप में बेचा। 53, क्राइम नॉयर पीरियड पीस हिट ने कलाकार वेनेसा आर डेल रे और जॉर्ज पेरेज की बूम सीरीज साइरेंस के लिए बेस्ट कंटिन्यूइंग या लिमिटेड सीरीज और बेस्ट इंकर 52 के लिए हार्वे अवार्ड्स के लिए नामांकन प्राप्त किए। 54, सी स्परियर द्वारा लिखित और जेफ स्टोकली द्वारा चित्रित पल्प साइंस फिक्शन मिनी सीरीज 6 गन गोरिल्ला को सर्वश्रेष्ठ कलाकार और सबसे होनहार नई प्रतिभा और सर्वश्रेष्ठ नई सीरीज सहित कई हार्वे पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 52, बूम ने क्लाइव बार्कर की एक मूल सीरीज नेक्स्ट टेस्टामेंट भी प्रकाशित की। 55, 56, बूम आमतौर पर सुपरहीरो सामग्री पर केंद्रित नहीं है, लेकिन इसने कुछ शीर्षक प्रकाशित किए हैं, जिनमें ग्रेस रैंडोल्फ की सुपरबिया भी शामिल है। 57, इसकी 2 मूल श्रृंखलाएं इरेडीमेबल और सुसाइड रिस्क,
ने प्रशंसा बटोरी है। मार्क वेड की श्रृंखला इरेडीमेबल के 37 अंक प्रकाशित हुए, इसे कई हार्वे और आइजनर पुरस्कार नामांकन मिले और इससे इनकोरप्टिबल नामक एक सहयोगी श्रृंखला भी बनी, जिसके 30 अंक प्रकाशित हुए। 38 माइक कैरी की श्रृंखला सुसाइड रिस्क को सर्वश्रेष्ठ नई श्रृंखला और सर्वश्रेष्ठ एकल अंक या कहानी के लिए नामांकन मिला। 58 2013 में बूम ने से एनीथिंग गायक मैक्स बेमिस के साथ मिलकर एक द्विध्रुवी नायक पर आधारित अपनी पहली सीमित लघु श्रृंखला पोलारिटी प्रकाशित की। फॉक्स ने इस कहानी को एक टीवी श्रृंखला में बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। 59 2014 में उन्होंने बेमिस द्वारा लिखित एविल एम्पायर नामक एक चल रही श्रृंखला की घोषणा की, जो 12 अंकों के बाद समाप्त हो गई। 61 अक्टूबर 2020 में बूम ने BRJDRKR प्रकाशित किया, जो कि कीनू रीव्स और मैट किंट द्वारा निर्मित और लिखित और रॉन गार्नी द्वारा चित्रित एक कॉमिक बुक सीरीज है। 62 अपडेट की आवश्यकता है। कॉमिक एक अमर योद्धा का अनुसरण करती है, जिसे बर्जरकर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह युगों से लड़ता है। 63 लाइसेंस बूम ने लोकप्रिय फिल्मों के कई रूपांतरण प्रकाशित किए हैं। इसकी कॉमिक्स की प्लेनेट ऑफ द एप्स श्रृंखला का सबसे लंबे समय तक चलने वाला रूपांतरण है। 64 बूम की श्रृंखला में शामिल है प्लेनेट ऑफ द एप्स 16 अंक प्लस एक वार्षिक, एक विशाल अंक, एक विशेष अंक और एक स्पेक्टेकुलर। बेट्रेयल ऑन द प्लेनेट ऑफ द एप्स 4 अंक। 65 एक्साइल ऑन प्लेनेट ऑफ द एप्स 4 अंक और प्लेनेट ऑफ द एप्स कैटाक्लिस्म 12 अंक। राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के रिलीज होने से ठीक पहले बूम ने फिल्म के वन शॉट प्रस्तावना को मुफ्त वेब कॉमिक के रूप में ऑनलाइन क्रमबद्ध किया। 2014 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। 66 इसके बाद उन्होंने आधुनिक मूवी निरंतरता में डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स नामक 6 अंकों की सीमित श्रृंखला जारी की। 67 मूल प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी निरंतरता ने IDW पब्लिशिंग के साथ सह प्रकाशन सौदे में स्टार ट्रेक द ओरिजिनल सीरीज को पार कर लिया। 68 अन्य फिल्म रूपांतरणों में बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना 69 पर आधारित एक चालू श्रृंखला शामिल है, जिसे एरिक पॉवेल और जॉन कारपेंटर ने लिखा है। एक एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क कॉमिक बुक। 70 बिल एंड टेड्स एक्सेलेंट एडवेंचर के साथ एक चालू श्रृंखला। 71 रोबोकॉप 72 और 28 डेज लेटर पर आधारित एक आतंक की श्रृंखला, जो 28 डेज लेटर और 28 वीक लेटर के बीच की कहानी को जोड़ती है। क्लाइव बार्कर की नाइटब्रीड पर आधारित एक 12 अंक की श्रृंखला। 73 74 नई हेलराइजर कॉमिक्स। 75 डाई हार्ड के 8 अंक। न्यूयॉर्क शहर में बीट कॉप के रूप में जॉन मैकक्लेन के पहले वर्ष पर केंद्रित ईयर 1। 76 और जेनिफर बॉडी के लिए एक फिल्म टाई इन। 77 बूम ने कई श्रृंखलाएं प्रकाशित की है, जो स्लीपी हॉलो 78 और सन्स ऑफ एनार्की और जिम हेंसन के फ्रैगल रॉक जैसे टेलीविजन शो पर आधारित है। 79 फार्सस्केप के साथ नई कहानियां 2009 में शुरू हुई और 6 अनुवर्ती मिनी सीरीज और 24 अंकों की चालू श्रृंखला के लिए चली। बूम की सभी फार्सस्केप श्रृंखला शो के निर्माता रॉक ने एस ओबेनन द्वारा सहलिखी गई थी और पीसकीपर युद्धों के तुरंत बाद आधिकारिक शो निरंतरता में हुई। बूम ने SYFY के शो यूरेका के साथ एक टाई-इन भी प्रकाशित किया और साथ ही टीवी के द एवेंजर्स, जिन्हें स्टीड और मिसेज पील के नाम से भी जाना जाता है, की नई कहानियां भी शामिल की, ताकि समान नाम वाले मार्वल कॉमिक्स पात्रों के साथ भ्रमित न हों। 80 ग्रांट मॉरिसन द्वारा लिखित और इयान गिब्सन द्वारा चित्रित और एक्लिप्स कॉमिक्स द्वारा पूर्व में प्रकाशित स्टीड एंड मिसेज पील मिनी सीरीज का पुनर्मुद्रण जारी किया। 81 बूम ने जून 2015 में माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के लिए लाइसेंस हासिल किया और जनवरी 2016 से एक मासिक कॉमिक जारी किया। 82 83 इसके लॉन्च के तुरंत बाद उन्होंने एक स्पिन ऑफ सीमित श्रृंखला MMPR
पिंक की घोषणा की, जो जून 2016 में लॉन्च हुई। 84 बूम ने फिलिप के डिक और माइकल मूरकॉक जैसे लोकप्रिय लेखकों को अनुकूलित किया है। क्या एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक शीप के सपने देखते हैं पर आधारित एक श्रृंखला ने उपन्यास के सभी मूल पाठ को बरकरार रखा। 85 और इसे सर्वश्रेष्ठ नई श्रृंखला 2010 आइजनर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 86 इसके बाद एक प्रीक्वल श्रृंखला का उपशीर्षक डस्ट टू डस्ट था। 87 2011 में बूम ने एलरिक द बैलेंस लॉस्ट लॉन्च किया, जो माइकल मूरकॉक के किरदार एलरिक ऑफ मेलनीबोने द्वारा अभिनीत एक नई मूल श्रृंखला है और इसमें इटरनल चैंपियंस कोरम और डोरियन हॉकमून अतिथि भूमिका में है। 88 बूम ने गेम्स को भी लाइसेंस दिया है। 2006 में उन्होंने गेम्स वर्कशॉप प्रॉपर्टीज लॉन्च की और अंततः 9 ग्राफिक उपन्यासों में एकत्रित 42 कॉमिक पुस्तकें प्रकाशित कीं। 89 5 मिनी सीरीज में वॉरहैमर 40,000, डैम्नेशन क्रूसेड, ब्लैक टेम्पलर्स, ब्लड एंड थंडर, ओर्क्स, एक्सटर्मिनेटस, द इनक्विजिटर्स, फायर एंड ऑनर, इंपीरियल गार्ड्समैन और डिफेंडर्स ऑफ अल्ट्रामार, अल्ट्रामरीन शामिल है। वॉरहैमर फैंटेसी सीरीज में फोर्ज ऑफ वॉर, एम्पायर बनाम कैओस, कंडेम्ड बाय फायर, विच हंटर्स और कीरोन गिलन द्वारा क्राउन ऑफ डिस्ट्रक्शन शामिल है, जिसमें द एम्पायर को स्केवन से लड़ते हुए दिखाया गया है। बूम ने किलर कॉन्ट्रैक्ट नामक एक ब्लड बाउल मिनी का भी निर्माण किया। बूम प्रसिद्ध बैंडों के साथ टाई-इन भी प्रकाशित करता है। रश के क्लॉकवर्क एंजेल्स को कॉमिक्स में रूपांतरित करता है। 90 बूम कोहेड और कैम्ब्रिया पौराणिक कथाओं पर आधारित द एमोरी वार्स कॉमिक पुस्तकें प्रकाशित करता है। 91 जुलाई 2018 में बूम ने घोषणा की कि उन्होंने जॉस वेडन की फायरफ्लाई के लिए कॉमिक बुक और ग्राफिक उपन्यास प्रकाशन लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिसमें नई 2010 के दशक पूर्व प्रबंध संपादक मैट गगनॉन को जुलाई 2010 में प्रधान संपादक के पद पर पदोन्नत किया गया था। 39 2013 की शुरुआत में कंपनी ने अपना वीआर बूम अभियान लॉन्च किया, जिसमें इस दर्शन पर प्रकाश डाला गया कि बूम केवल इसके लेखकों, कलाकारों और कर्मचारियों से ही नहीं बना है, बल्कि इसके कॉमिक्स पढ़ने वाले प्रशंसकों और उन्हें बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं से भी बना है। 40 जून 2013 में बूम ने आर्किया स्टूडियोज प्रेस का अधिग्रहण किया। 41 इसे बूम में विलय कर दिया और इसे एक स्टैंडअलोन छाप के रूप में बनाए रखा। अक्टूबर 2013 में बूम ने 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए, जिससे फॉक्स को किसी भी बूम कॉमिक प्रॉपर्टी को फिल्म या टीवी सीरीज में विकसित करने से पहले इनकार करने का अधिकार मिल गया और बूम को किसी भी लाभ पर पहला $1 सकल मिलेगा। निर्माता स्वामित्व वाले कार्यों के प्रकाशक के रूप में वह हिस्सा बूम और रूपांतरित कार्य के निर्माता के बीच विभाजित होगा। 42 जनवरी 2015 में बूम ने पुश कॉमिक्स फॉरवर्ड नामक एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य इस बारे में चर्चा उत्पन्न करना था कि कॉमिक बुक प्रकाशन कैसे अधिक समावेशी और विविध बन सकता है। 43 जून 2017 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने बूम स्टूडियोज में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी खरीदी, जिसका मूल्य $10 मिलियन था। 44-45 वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बूम स्टूडियोज में फॉक्स की हिस्सेदारी विरासत में मिली, जब डिज्नी ने 20 मार्च 2019 को 21वीं सेंचुरी फॉक्स की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। 46-47 2020 के दशक अप्रैल 2020 में बूम स्टूडियो ने नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील की। 48 जुलाई 2024 में यह बताया गया कि पेंगुइन रैंडम हाउस अपने रैंडम हाउस डिवीजन के तहत वॉल्ट डिज्नी कंपनी से बूम स्टूडियो का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गया था। एक
अधिग्रहण 17 सितंबर 2024 को पूरा हुआ। बूम ने पिक्सर श्रृंखला की कई श्रृंखलाएं प्रकाशित कीं, जिनमें कंपनी के पात्रों की लगभग पूरी सूची शामिल थी। द इनक्रेडिबल्स, एक 4 अंक वाली लघु श्रृंखला और एक 16 अंक वाली चालू श्रृंखला, कार्स, 2 4 अंक वाली लघु श्रृंखलाएं और एक 8 अंक वाली चालू श्रृंखला, टॉय स्टोरी, 2 4 अंक वाली लघु श्रृंखलाएं और एक 8 अंक वाली चालू श्रृंखला, वॉली, 8 अंकों वाली, फाइंडिंग निमो, 2 4 अंक वाली लघु श्रृंखलाएं और मॉन्स्टर्स, इंक डॉट, एक 4 अंक वाली लघु श्रृंखला। बूम ने 2 अलग-अलग संपादकीय दृष्टिकोणों के साथ द मपेट्स पर आधारित कई श्रृंखलाएं प्रकाशित कीं। एक मुख्य श्रृंखला रोजर लैंगरिज ने द मपेट शो के आधार पर लिखी और बनाई, जो मार्च 2009 में 4 अंकों वाली लघु श्रृंखला द मपेट शो कॉमिक बुक के साथ शुरू हुई और उसके बाद 4 अंकों वाली लघु श्रृंखला द ट्रेजर ऑफ पेगलेग विल्सन आई, जो अक्टूबर 2010 तक जारी रही। दूसरे दृष्टिकोण ने रॉबिन हुड सहित द मपेट्स के साथ सार्वजनिक डोमेन परीक्षाओं की रचना करने वाले विभिन्न लेखकों और कलाकारों को शामिल करते हुए लघु श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित की। सितंबर 2009 में बूम किड्स ने डिज्नी के मानक पात्रों जैसे मिकी माउस, डोनाल्ड डक, गूफी और प्लूटो, जो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा एनिमेटेड शुरुआती पात्र थे, पर आधारित कॉमिक पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करना शुरू किया। अंततः यह श्रृंखला 6 निरंतर श्रृंखलाओं तक बढ़ गई। डोनाल्ड डक एंड फ्रेंड्स की शुरुआत अक्टूबर 2009 में जेमस्टोन पब्लिशिंग से प्राप्त अंक 347 से हुई। शुरुआती अंकों में इतालवी निर्मित डोनाल्ड उपश्रृंखला डबलरक प्रकाशित हुई थी। अंक 363 से लेकर श्रृंखला के अंक 367 तक डोनाल्ड डक ने कार्ल बार्क्स, डॉन रोजा, जैक हन्ना और विलियम वैन हॉर्न की पुरानी क्लासिक कहानियों के साथ साथ फेडेरिको पेड्रोची और जियोवन बतिस्ता कार्पी की अमेरिका में नई कहानियों के पुनर्मुद्रण पर ध्यान केंद्रित किया। अंकल स्क्रूज ने जेमस्टोन पब्लिशिंग सीरीज की अंक संख्या को सितंबर 2009 से अंक 384 तक, जून 2011 में अंक 404 तक जारी रखा। अंक 392 से अंक 399 तक। इस सीरीज ने 1990 के दशक के शुरुआती अंक में अंकल स्क्रूज पर आधारित डकटेल्स कॉमिक्स को पुनर्मुद्रित किया और फिर नई मौलिक कहानियों वाली एक स्वतंत्र डकटेल्स सीरीज शुरू की। अंक 400 से लेकर 404 के साथ समाप्त होने तक, इस सीरीज ने कार्ल बार्क्स, डॉन रोजा, डान जिप्स और रोमानो स्कार्पा की पुरानी क्लासिक्स को पुनर्मुद्रित करने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। मिकी माउस एंड फ्रेंड्स ने जेमस्टोन पब्लिशिंग की श्रृंखला के अंक 296 के साथ दुनिया भर में हिट रही विजार्ड्स ऑफ मिकी श्रृंखला का पहली बार अंग्रेजी में आयात और अनुवाद करके अंक 299 तक अपनी संख्या बढ़ाई। बूम किड्स द्वारा विजार्ड्स ऑफ मिकी को अपनी श्रृंखला में शामिल करने से पहले यह फीचर अंक 299 तक चलता रहा। अंक 304 के साथ शीर्षक का नाम बदलकर मिकी माउस कर दिया गया और फ्लॉयड गॉटफ्रेडसन और पॉल मरी की क्लासिक कृतियों के साथ साथ नोएल वैन हॉर्न, रोमानो स्कार्पा और बायर्न एरिक्सन की अमेरिका में नई कहानियों के पुनर्मुद्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया। वॉल्ट डिज्नी की कॉमिक्स एंड स्टोरीज ने जेमस्टोन पब्लिशिंग के सितंबर 2009 के अंक 699 से जून 2011 के अंक 720 तक की संख्या जारी रखी। बूम किड्स ने वॉल्ट डिज्नी की कॉमिक्स एंड स्टोरीज के पहले कुछ अंकों का एक अभिलेखीय संग्रह भी वॉल्ट डिज्नी की कॉमिक्स एंड स्टोरीज आर्काइव्स नाम से एक खंड में मिकी माउस एंड फ्रेंड्स से निकला। विजार्ड्स ऑफ मिकी जनवरी 2010 में शुरू हुआ और 8 अंकों तक चला। डोनाल्ड डक एंड फ्रेंड्स से निकला डकटेल्स मई 2011 में शुरू हुआ और 6 अंकों तक चला। बूम किड्स ने डॉन रोजा की सर्वाधिक बिकने वाली 1995 की आइजनर पुरस्कार विजेता पुस्तक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ स्क्रूज मैकडक को भी 2 हार्डकवर संस्करणों में द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ स्क्रूज मैकडक कंपेनियन के साथ पुनः प्रकाशित किया। अन्य हार्डकवर पुस्तकों में वॉल्ट डिज्नी के वैलेंटाइन क्लासिक्स और वॉल्ट डिज्नी के क्रिसमस क्लासिक्स जैसे पुराने क्लासिक्स शामिल थे, जिनमें कार्ल बार्क्स, वॉल्ट केली, फ्लॉयड गॉटफ्रेडसन,
डॉन जिप्स और रोमानो स्कार्पा के काम शामिल थे। जून 2010 में बूम किड्स ने डिज्नी आफ्टरनून टेलीविजन शो की श्रृंखला और पात्रों पर आधारित कॉमिक पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित करना शुरू किया। अंततः यह श्रृंखला डिज्नी आफ्टरनून पात्रों वाली 3 श्रृंखलाओं तक बढ़ गई। बूम ने डार्कविंग डक टीवी शो पर आधारित कॉमिक्स प्रकाशित करना शुरू किया। अक्टूबर 2011 में श्रृंखला के समापन से पहले 18 अंक प्रकाशित किए गए थे। डिज्नी की डक टेल्स के साथ डेंजरस करेंसी शीर्षक से 4 भाग की क्रॉसओवर कहानी श्रृंखला समाप्त होने से पहले चली, जिसमें भाग 1 और 3 डक टेल्स 5 और 6 में और भाग 2 और 4 डार्कविंग डक 17 और 18 में चल रहे थे। मई 2011 में लॉन्च करते हुए काबूम ने टेलीविजन शो डक टेल्स पर आधारित 6 अंक प्रकाशित किए। दिसंबर 2010 में बूम ने चिप एन डेल रेस्क्यू रेंजर्स पर आधारित 8 अंकों की श्रृंखला प्रकाशित की। 27 दिसंबर 2011 को काबूम ने घोषणा की कि उसने कार्टून नेटवर्क से टीवी शो एडवेंचर टाइम पर आधारित कॉमिक पुस्तकें प्रकाशित करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह श्रृंखला वेबकॉमिक डायनासोर कॉमिक्स के लेखक रयान नॉर्थ द्वारा लिखी गई है और इसमें आइस एज आइस्ड इन के कलाकार शेली पेरोलिन और ब्रैडेन लैम्ब ने कलाकृतियां बनाई है। काबूम ने 2 बार के हार्वे पुरस्कार विजेता रोजर लैंग्रिज द्वारा लिखित और चित्रित मूल श्रृंखला स्नार्क्ड प्रकाशित की। यह श्रृंखला अगस्त 2010 में एक स्टैंडअलोन $1 अंक के साथ शुरू हुई। 100 यह सितंबर 2012 में समाप्त हुई। दिसंबर 2011 में काबूम ने घोषणा की कि उसने 20वीं सेंचुरी फॉक्स और ब्लू स्काई स्टूडियो की आइस एज फिल्मों पर आधारित कॉमिक पुस्तकें बनाने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। 101 मार्च 2010 में काबूम ने एक मूल पीनट्स ग्राफिक उपन्यास जारी किया जो हैप्पीनेस इज ए वार्म ब्लैंकेट चार्ली ब्राउन एनिमेटेड स्पेशल का रूपांतरण था। 102 फिर नवंबर 2011 में काबूम ने पीनट्स 1-4 जनवरी से अप्रैल 2012 में शुरू होने वाली नई मूल कहानियों के परिचय के रूप में $1 स्टैंडअलोन पीनट्स 0 वन शॉट जारी किया। पॉज इंक के साथ समझौते में बूम स्टूडियो ने मई 2012 में एक मासिक गारफील्ड कॉमिक बुक लॉन्च की, जिसके पहले अंक में मार्क इवानियर, जिन्होंने गारफील्ड एंड फ्रेंड्स और द गारफील्ड शो का निर्देशन किया है, द्वारा लिखित कहानी और जिम डेविस के लंबे समय के सहायक गैरी बार्कर द्वारा चित्रित कहानी शामिल थी। बूम द्वारा 12 जुलाई 2012 को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ब्रेवेस्ट वॉरियर्स के कॉमिक बुक रूपांतरण की घोषणा की गई। इस श्रृंखला का प्रकाशन 24 अक्टूबर 2012 को शुरू हुआ। स्टीवन यूनिवर्स पर आधारित 8 अंकों की कॉमिक बुक श्रृंखला पहली बार अगस्त 2014 में जारी की गई थी। इसे जेरेमी सोरेसे ने लिखा था और कोलमैन एंगल ने चित्रित किया था। यह मार्च 2015 में समाप्त हुआ। 2016 में स्टीवन यूनिवर्स और क्रिस्टल जेम्स नामक 4 अंकों की मिनी सीरीज जारी की गई थी। यह जोसेलीन फेंटन द्वारा लिखी गई थी और क्रिस्टिन गारलैंड द्वारा चित्रित की गई थी, जिसमें कैट लेह द्वारा कवर किए गए थे। फरवरी 2017 में एक चालू श्रृंखला जारी की गई थी, जिसे मेलानी गिलमैन और ग्रेस क्राफ्ट ने लिखा था और कैटी फ्रीना, री अब्रेगो, मेग ओमाक और कैट हयाशिदा ने चित्रित किया था। अगस्त 2018 में स्टीवन यूनिवर्स हार्मोनी नामक 5 अंकों की मिनी सीरीज जारी की गई थी। इसमें लिज प्रिंस, जेरेमी सोरेस, केली टर्नबुल और लॉरेन जुके शामिल है। दिसंबर 2016 में 2016 स्पेशल नामक एक और एकल शॉट संस्करण जारी किया गया, जिसमें आयमे सोतियो भी शामिल है। जुलाई 2018 में रूइन वर्ल्ड नामक 5 अंकों वाली लघु श्रृंखला जारी की गई थी। इसे डेरेक लॉफमैन ने लिखा और चित्रित किया है। कैप्चर क्रिएचर्स नामक 4 अंकों की लघु श्रृंखला नवंबर 2014 से फरवरी 2015 तक चली। इसे फ्रैंक गिब्सन ने लिखा
और रेबेका ड्रेस्टेड ने चित्रित किया। एबिगेल एंड द स्नोमैन नामक 4 अंकों वाली लघु श्रृंखला दिसंबर 2014 से मार्च 2015 तक चली। इसे रोजर लैंगरिज ने बनाया था। मेगा प्रिंसेस नामक 5 अंकों वाली लघु श्रृंखला नवंबर 2016 से अप्रैल 2017 तक चली। इसे केली थॉम्पसन ने लिखा और ब्रायन द्रोहार्ड ने चित्रित किया। द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गंबल पर आधारित 8 अंकों की कॉमिक बुक श्रृंखला जून 2014 से मार्च 2015 तक चली। कॉमिक बुक श्रृंखला फ्रैंक गिब्सन और टायसन हेसे द्वारा बनाई गई थी। रॉकोज मॉडर्न लाइफ पर आधारित 8 अंकों की कॉमिक बुक श्रृंखला दिसंबर 2017 से सितंबर 2018 तक चली। इसे रयान फेरियर ने लिखा और इयान मैकगिंटी ने चित्रित किया। ब्रेव शेफ ब्रायना नामक 4 अंकों वाली लघु श्रृंखला 2017 में प्रसारित हुई थी। इसे सैम साइक्स ने लिखा था और सेलिना एस्पिरिटू ने चित्रित किया था। मधुमक्खी और पिल्ला पर आधारित 11 अंक की कॉमिक बुक श्रृंखला मई 2014 से अप्रैल 2016 तक चली। नताशा एलेग्री द्वारा बनाई गई श्रृंखला के आधार पर कॉमिक बुक श्रृंखला में एलेग्री, गैरेट जैक्सन, फ्रैंक गिब्सन, रेबेका ड्रेडस्टाट, टैट हॉवर्ड, मैरलिन फ्लोरेस, इयान मैकगिंटी, अनीसा एस्पिनोसा, टी. जिस्क, मैरलिन रूपर्ट, कोलमैन एंगल, एमी फ्लेक, प्रनास नोजोकाइटिस, क्रिस्टिन गारलैंड, फ्लिन निकोल्स, मेरेडिथ मैकक्लेरन, एंड्रयू लोरेंजी, जॉय एंग, केरी पीएच, वुकचिन क्लार्क, शन्ना माटुसजक, डेविड कैलरॉन, लिज फ्लेमिंग, रीमेनाई, पैट्रिक सीरी, जी इन किम, कोटेकाउची और मामी हरादा शामिल है। बूम बॉक्स प्रयोगात्मक और उल्लासपूर्ण छाप जो बच्चों और वयस्कों के लिए सामग्री प्रकाशित करती है। 49 मूल बूम बॉक्स की शुरुआत रयान नॉर्थ, शेली पेरोलिन और ब्रैडेन लैम्ब की द मिडास फ्लेश के साथ हुई, जो बूम के एडवेंचर टाइम कॉमिक के पीछे की टीम थी। 103 इसके बाद एंडी स्टीवेंसन, ग्रेस एलिस, संपादक शैनन वॉटर्स और कलाकार गस एलन की लंबरजेन्स आई। मूल रूप से एक मिनी सीरीज के रूप में प्रकाशित, लंबरजेन्स इतनी बड़ी हिट रही कि यह एक निरंतर चलने वाली 104 बन गई, जिसके अंततः 75 अंक और एक वन शॉट फिनाले निकला, जिसमें स्पिन कॉमिक्स थी, जिसमें 3 मूल ग्राफिक उपन्यास और 4 वार्षिक वन शॉट स्पेशल शामिल थे। 18वें अंक के बाद से सभी लंबरजेन्स कॉमिक पुस्तकें वॉटर्स और कैट लेह द्वारा लिखी गई है। अन्य बूम बॉक्स द बैकस्टेजर्स नामक 8 अंकों की लघु श्रृंखला अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक चली। इसे जेम्स टाइनियन 4 ने लिखा था और रियान सिग ने चित्रित किया था। जोन्सी नामक 12 अंकों वाली लघु श्रृंखला फरवरी 2016 से अप्रैल 2017 तक चली। इसे सैम हम्फ्रीज ने लिखा था और कैटलिन रोज बॉयल ने चित्रित किया था। बाय नाइट नामक 12 अंकों वाली लघु श्रृंखला जून 2018 से जून 2019 तक चली। इसे जॉन एलिसन ने लिखा और क्रिस्टीन लार्सन ने चित्रित किया। वेलकम टू वंडरलैंड नामक 4 अंकों वाली लघु श्रृंखला सितंबर 2018 से फरवरी 2019 तक चली। इसे जैकलीन बॉल ने लिखा और मैडी गोंजालेज ने चित्रित किया। लंबरजेन्स पर आधारित 4 वन शॉट संस्करण है। 2015 में बियॉन्ड बेलीफ रिलीज हुई, जिसमें फेथ एरिन हिक्स और रोजमेरी वलेरो कॉनेल शामिल है। 2016 में मेकिंग द घोस्ट ऑफ इट रिलीज हुई, जिसमें केली थॉम्पसन, जेन वांग, सवाना गनुचेउ और क्रिस्टीन नॉरी शामिल है। 2017 में फेयर एंड स्क्वायर रिलीज हुई, जिसमें होली ब्लैक, गैबी एपस्टीन, मरीना जूलिया और कवर कलाकार रूजू शामिल है। 2018 में ए मिडनाइट समर स्कीम रिलीज हुई, जिसमें निकोल एंडेलफिंगर, मैडी गोंजालेज, ब्रिटनी विलियम्स और कवर कलाकार नताशा बस्टोस शामिल है। न्यूक्लियर विंटर नामक 3 अंकों वाली ग्राफिक उपन्यास मिनी सीरीज मई 2018, जनवरी 2019 और सितंबर 2019 में जारी की गई थी। इसे कैरोलीन ब्रेउल्ट द्वारा लिखा
और चित्रित किया गया है, जिन्हें कैब के रूप में श्रेय दिया जाता है। स्लैम नामक 4 अंकों वाली एक लघु श्रृंखला नवंबर 2016 से फरवरी 2017 तक चली। इसे पामेला रिबन ने लिखा और वेरोनिका फिश ने चित्रित किया। स्लैम द नेक्स्ट जेम नामक एक सीक्वल लघु श्रृंखला 2017 के अंत में चली। इसे रिबन ने लिखा और मरीना जूलिया ने चित्रित किया और इसके कवर फिश ने बनाए। नवंबर 2017 में पहली बार फेंस नामक एक निरंतर श्रृंखला जारी की गई थी। इसे C.S. पैकेट ने लिखा है और जोहाना द मैड ने चित्रित किया है। अंक 7 से इसके आवरण हेमलेट मशीन द्वारा बनाए गए हैं। डॉज सिटी नामक 4 अंकों वाली लघु श्रृंखला मार्च 2018 से जून 2018 तक चली। इसे जोश ट्रूजिलो ने लिखा है और कारा मैग्गी ने चित्रित किया है। द लीजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो पर आधारित हॉलो नामक एक ग्राफिक उपन्यास 2022 में प्रकाशित हुआ। लाइसेंस बूम ने जनवरी 2015 से एक चल रही मंचकिन कॉमिक बुक श्रृंखला शुरू की। 106 यह जनवरी 2017 में समाप्त हो गई। क्लूलेस पर आधारित एक ग्राफिक उपन्यास सीनियर ईयर अगस्त 2017 में जारी किया गया था। इसे एम्बर बेंसन और सारा कुहन ने लिखा है और सियोभान कीनन ने चित्रित किया है। बूम टाउन प्रकाशक ने 2010 से 2012 तक बूम टाउन नामक एक प्रकाशन शुरू किया, जिसका मुख्य विषय साहित्यिक कॉमिक्स था। इस प्रकाशन के माध्यम से पहली रिलीज रॉबर्ट क्रम्प ट्रेडिंग कार्ड्स का एक सेट था। 107 इस प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित पहली पुस्तक व्हीलर की आई थॉट यू वुड बी फनियर ने 2011 में आइजन पुरस्कार जीता। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन सीरीज़ रहने वाली है और एक्शन से भरपूर ये रहने वाली है। इसके एपिसोड की बात कर ले तो 8 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे और 13 अगस्त को ये रिलीज़ हो चुकी है। बाकी मैंने पूरी डिटेल इसकी आपको बताई दी है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।